जय माता दी फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द न्यू क्लास। थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि मैं वीडियो डाले हुए लगता है 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे। कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था, दिन को थोड़ा समय का अभाव रहता है। क्योंकि दिन भर मैं क्लास लेता रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी, तो समय का अभाव, इसलिए मुझे रात को क्लास मतलब आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब कंटिन्यूटी रहेगी। हमने आज से पहले आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई है। आज से हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 जो चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है, वहां से हर एक सवाल को क्लियर करेंगे। जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक भी सवाल, पूरे मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल आपको मिस नहीं होगा। हर एक सवाल बताया जाएगा। बस आप कंटिन्यूटी दिखाइए, रोज क्लास कीजिए। हम आपको रोज एक क्लास ला कर देंगे। आपकी एग्जाम से पहले आपकी पूरी सिलेबस की तैयारी की गारंटी। और आप कोई भी बोर्ड से हैं तो मैथ तो लगभग सेम ही होता है हर का, तो फिर इसलिए आप मैथमेटिक्स समझने के लिए आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। आप पहले क्लास कीजिए बिल्कुल, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। फिलहाल मैं पहले क्या बोलूँ, आप पहले क्लास देख लीजिए। पहला चैप्टर जो है हमारा बिहार बोर्ड से एक्सरसाइज 1 का, ये एक्चुअली अंक गणित से रिलेटेड है। तो अंक गणित में जो पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न के HCF ज्ञात करें। तो HCF निकालना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, मैं डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिए। LCM HCF आपको आना चाहिए। तो HCF निकालने के लिए वो मैं निकाल के भी बताऊंगा, लेकिन खैर फिलहाल ये देखिए, ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ सीधा HCF निकालने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आपके लिए लिख के रखी है कि सबसे पहले हम जानेंगे। देखो, यूक्लिड तो नाम है, गणितज्ञ का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान के जो विद्वान होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उसे वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। उसी तरह जो गणित के विद्वान होते हैं उन्हें गणितज्ञ, मैथमेटिशियन बोला जाता है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने विभाजन एल्गोरिथम दिया है। विभाजन का तो मतलब हो गया भाग देने का प्रोसेस, भाग देने की प्रक्रिया। तो उसका एल्गोरिथम किसा है? एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस, किसी भी सवाल को बनाने का जो पद्धति होता है, प्रोसेस होता है, वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। हाँ, अगर ये आप समझ जाते हैं तो फिर एल्गोरिथम समझना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड तो यूक्लिड न प्रमाणित के है, इसीलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मेनली प्रमेय का नाम है विभाजन प्रमेय का। तो ये क्या है? दो दी गई संख्याएं A और B रहने पर उसमें विद्यमान पूर्णांक Q और R शामिल है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 स्मॉलर और इक्वल टू R स्मॉलर टू B। इसको ठीक से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सीधा मैं बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन रह जाएगा, आप टेंशन मत, बस शुरू से अंत तक देख लो। शुरू से अंत तक पूरी क्लास देख लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं रहा तो भी बताइएगा कमेंट करके कि सही में क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप पहले ठीक से सुन लीजिए। दो दी गई संख्याएं, तो सपोज मतलब यूक्लिड जी ने कहा कि मान लेते हैं कि कोई दो दी गई संख्या है A और B है। A और B क्या है? एक्चुअली जब हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के लिए हमें किससे भाग लगाना है और किस में भाग लगाना है वो पता होता है। सपोज कि हमें भाग लगाना है 7 से और भाग लगाना है 18 में। ये तो दो संख्या दी गई, क्योंकि विभाजन प्रमेय का है। तो विभाजन का जब ये बात आएगा तो भाग का बात आएगा, अर्थात भाग देने का जो प्रोसेस है उस पर उन्होंने डिस्कशन किया। ठीक है, तो भाग देने का प्रोसेस उन्होंने कहा कि पहले से जो दी गई संख्या होती है वो A और B है। A किसको माना गया? ये इसको, और B किसको? ये इसको, अर्थात जिसमें भाग दिया था यानी भाज्य। ठीक है,
उसको ए माना गया है, और जिससे भाग दिया जाएगा वो भाजक हो गया। तो वो जो दो, जब ये हमको भाग देना होता है तो दो संख्या तो चाहिए, एक तो वो जिसमें भाग देना है और एक जिससे भाग देना है, ये दो संख्या। वही दो संख्या वो कह रहे हैं कि दो दी गई संख्या ए और बी रहने, वो ए और बी क्या है, भाज्य और भाजक है। अगर वो दिया हुआ है तो उसमें विद्यमान पूर्णांक क्यू और आर शामिल है नहीं। देखो अगर हम भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 7 2 जा। अब हमारे पास बचा क्या 4। सुनिए, अब ये जो 4 आपके पास दिख रहा है, ये समझिए एक्चुअली में हमारे पास पहले से कौन सी संख्या थी, ए और बी, अर्थात 18 और 7, यानी भाज्य और भाजक था। जब हमने भाग का प्रोसेस किया तो हमें कुछ भागफल भी प्राप्त हुआ और कुछ शेषफल भी प्राप्त हुआ। तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो क्यू है और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो आर है। तो वही कह रहा है कि दो दी गई संख्याएं ए और बी रहने पर उसमें विद्यमान क्यू, पूर्णांक क्यू और आर शामिल है। यही क्यू और आर शामिल है, ये क्यू और ये आर शामिल है। ये कहाँ होता है, जब हम भाग देंगे तभी पता चलेगा, पहले से तो पता नहीं होता, लेकिन होता तो है, इसीलिए वो विद्यमान है, ठीक है, उपस्थित है। कि और इस तरह है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मतलब क्या हो गया, भाज्य। भाज्य बराबर आपने पढ़ा ही होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहां देखिए तो भाज्य बराबर होता है ना भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ए से, ए बराबर आप भाजक को इंडिकेट किया गया है बी से, तो बी गुणे भागफल को इंडिकेट किया गया है क्यू से, तो क्यू प्लस आर शेषफल को इंडिकेट किया गया आर से। एक्चुअली ये जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना, उसी को ये सांकेतिक रूप से लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। आप समझ रहे, पहले हम सब कुछ लिख के रखे हैं, आपको सब कुछ बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष जो हम जानते हैं, उसी को ये सांकेतिक रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 0 स्मॉलर और इक्वल टू आर स्मॉलर टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है वो आर से छोटा होगा या आर से छोटा होगा या आर के बराबर होगा। इसका मतलब आर जो है शेषफल, या तो देखो ये छोटा और बराबर दोनों दिया है, इसका मतलब ये आर जो है ना वो 0 भी हो सकता है, यानी बराबर होगा तो, और या उससे छोटा, मतलब क्या 0 छोटा होगा, अर्थात आर जो है उससे बड़ा रहेगा। इस तरफ बड़ा छोटा होना चाहिए, इस तरफ वाला बड़ा होना चाहिए। तो आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और हाँ, लेकिन एक कंडीशन और है कि आर हमेशा स्मॉलर रहेगा बी, अर्थात जैसे हम भाग दिए हैं बी से, तो शेषफल कितना भी आएगा तो इससे एक कम, अर्थात 6 तक आ सकता है। 7 संभव नहीं है, क्योंकि अगर 7 आएगा तो एक बार तो और भाग लग जाएगा। जैसे अगर 7 आ जाता तो 7 से कम 7 नहीं लग जाता। इसका मतलब शेषफल जो हमारे पास भाजक होता है ना, उससे कम से कम 1 आना चाहिए। जैसे अगर भाजक हमारे पास 7 है तो शेषफल लास्ट 6 तक आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है, बस ओके, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए भाजक हमारे पास 15 है तो शेषफल कहाँ तक आ सकता है, तो 0 से 14 तक आ सकता है। अगर भाजक हमारे पास 20 है, 20 है, तो भागफल क्या हो सकता है, भागफल शेषफल क्या हो सकता है, तो शेषफल हमारे पास 0 1 2 3 4 5 19 तक हो सकता है, 19 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भाजक होता है शेषफल उससे 1 कम तक हो सकता है, इसलिए लिखा है कि आर स्मॉलर बी, अर्थात जो शेषफल होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। उसी के लिए वो कंडीशन लगा हुआ है, यानी कि ये जो आपको ए और बी यानी भाज्य और भाजक दिया रहेगा, तब जो भागफल यानी क्यू और शेषफल आर उसमें जो शामिल होता है, और उस पर एक फॉर्मूला तैयार होता है, उसके बीच एक संबंध बनता है। संबंध का मतलब होता है समीकरण, उसके बीच समीकरण बनता है। जब ये बीच में बराबर कहीं भी आ गया, सब जो समीकरण हो गया, उस पर हमने चर्चा किया था, हमने क्लास लिया है, उसको जाके देखिए समीकरण के बारे में। तो ये समीकरण है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आप देख रहे हैं, ये एक समीकरण बना, क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर लिखा हुआ है। तो ये जो बना है, तो इसके पीछे एक कंडीशन है कि 0 या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, आर, और आर हमेशा छोटा रहेगा बी का, ये ध्यान रखना, तब ये विभाजन एल्गोरिथम सही साबित होता है। अब सबसे पहला बात है, ये जो यूक्लिड तो नाम है शायद, मेन मुद्दा है विभाजन प्रमेय का। तो हमें सबसे पहले विभाजन का मतलब भाग देने का प्रक्रिया। अब ये प्रमेय का क्या होता है उसको जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रमेय या प्रमेय का अंग्रेजी में इसको थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। थ्योरम किसे बोलते हैं,
तो थ्योरम होता है एक प्रमाणित कथन जो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यानी थ्योरम किसे कहेंगे? जो भी कथन प्रमाणित हो चुका है, ठीक है, साबित हो चुका है, तो वो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में हमें मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी प्रमेय है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है, हजारों बार ये प्रयोग करके चेक कर लिया गया है कि त्रिभुज के अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाए गए और हर बार मापा गया तो पाया गया त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। पाया गया त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होता है। ये क्या हो गया? ये प्रमाणित हो गया। और जब प्रमाणित हो गया तो ये हमारे लिए प्रमेय हो गया। प्रमेय क्या है? एक प्रमाणित कथन है। और इसका क्या उपयोग है? तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जैसे अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो त्रिभुज से रिलेटेड जब कोण फाइंड आउट करने की बात होगी तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये काम आ जाएगा। हर जगह नहीं काम आएगा। अगर हर जगह काम आता तो एक ही प्रमेय से काम चल जाता, तो इतने सारे प्रमेय पढ़ने नहीं पड़ते। हाँ, लेकिन जो प्रमेय हमने प्रमाणित किया है, हमें पता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें वो हेल्प करेगा, मदद अब उसका सॉल्यूशन करने में। तो इसलिए प्रमेय या प्रमेय का जो थ्योरम होता है उसका मतलब होता है एक प्रमाणित कथन जो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को, विशेष मतलब क्या, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसी को हल करने में मदद करेगा। बस ये ध्यान रखना है। उसका बाद कथन क्या है? मैंने कहा प्रमाणित कथन। अभी कथन क्या है? कथन मतलब स्टेटमेंट, किसी के द्वारा कही हुई या लिखी हुई बात, ये हो गया कथन। और प्रमाणित का मतलब हो गया कई प्रयोगों के बाद भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना। अर्थात जब किसी चीज को हम बार बार प्रयोग करते हैं और रिजल्ट बार बार एक होता है तो हम कहते थे ये तो प्रमाणित हो गया, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था कि उन्होंने कहा, हजारों बार प्रयोग किया तो वो परमाणु से छोटा कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, तो उन्होंने कह दिया कि परमाणु से कुछ छोटा होता है। लेकिन उस समय तो कोई सही भी था, लेकिन जब बाद में उसका फिर से खंडन हुआ तो पता चला इसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है। तो तब तक के लिए तो सही था क्योंकि कई प्रयोग किए गए थे और उस समय हमारे पास वो शायद साधन उपलब्ध नहीं था, इसीलिए वो वहीं तक था। तो उसी तरह कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो प्रमाणित का मतलब हो गया कई प्रयोगों के बाद भी जब एक ही निष्कर्ष निकलता, बार बार सेम रिजल्ट आता तो प्रमाणित, उसे मान लिया जाता, उसे प्रमाणित कहना है। हम हर बार प्रयोग किए हैं, एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो प्रमाणित कथन है, दैट इज प्रमाणित। तो प्रमाणित कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, कही हुई है, लिखी हुई है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो प्रमाणित हो, कई प्रयोगों के बाद हो, तो उसे एक प्रमाणित कथन, यानी प्रमेय क्या होता है? एक प्रमाणित कथन होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो कहता है, यूक्लिड जी ने जो विभाजन के ऊपर जो एक फैक्ट लिखा कि भाज्य जो होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष का जो निष्कर्ष है, यानी भाजक को और भागफल को गुना करके शेष जोड़ेंगे तो भाज्य के बराबर आता है, यह प्रमाणित किया था यूक्लिड जी ने। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। अब उस विधि के हिसाब से जब हम किसी प्रोसेस को बनाते हैं, किसी सवाल को बनाते हैं, तो देखो एल्गोरिथम का मतलब ही होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब ही होता है प्रोसेस। कोई भी सवाल को बनाने का जो प्रोसेस, जैसे हम बनाते हैं, जैसे मतलब कुछ भी लिखना हो, जैसे अगर आपको भाग ही देना, जैसे हमने भाग दिया, तो ये भाग देने का एक तरीका है ना, तो उस तरीका को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि यूक्लिड ने जो विभाजन देने का सिस्टम बताया, प्रोसेस बताया, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एक ही अर्थ ही है प्रोसेस, सिस्टम, पद्धति। यानी किसी सवाल को जो बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो हर सवाल का एक प्रोसेस होता है, तो उसका हर सवाल का एक एल्गोरिथम होता है, सिस्टम होता है, रूल्स होता है। तो यूक्लिड जी ने जो विभाजन करने का नियम बताया वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो उसी का प्रयोग करके आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना, जैसे 135 225 का कहेगा, तो आप जो बचपन से जानते हैं उसके हिसाब से तो बस आप क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कौन छोटा है, उससे आप भाग दे देंगे 225 में, ठीक है। आप ऐसे दे देंगे, आया आपके पास कितना 0, 12 में से 3 9। अब आप क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे 135 ले लेंगे, 90 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 45। अब क्या करेंगे, आप 90 यहाँ पे ले आएंगे, 45 दूना 90, हो गया, खत्म। आपका एचसीएफ क्या हुआ 45। ये तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये यूक्लिड जी के द्वारा बताया गया प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यूक्लिड जी ने क्या किया, यूक्लिड जी के हिसाब, वैसे यूक्लिड जी का ही है, यूक्लिड जी ने क्या किया, इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया। अर्थात हमें लिखना, जैसे पहला क्वेश्चन,
तो यहाँ पे लिखना है माना कि आप चुकी भी लिख सकते हैं, माना कि a बराबर, क्योंकि हमें पहले से कौन सी संख्या दी हुई रहनी चाहिए, a और b दी हुई रहनी चाहिए। तो हम a किसे मान रहे भाज्य को, तो भाज्य कौन होगा जो बड़ा वाला है, तो a पक्का इसी को मान, इसको भी मान लेना, देखना है कौन बड़ा है वही a होगा, ये ध्यान रखना। तो a कौन हो गया 225 तथा b कौन हो गया 135। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्रोसेस से भाग देंगे। ठीक है, तो हम इसको अलग से करेंगे, यहाँ नहीं कर, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अदरवाइज आप अलग से कहीं पे कर लिए, जैसे हम पहली बार में भाग दिए हैं 1 मरतबा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट कितना है 90। हम यह देखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर होता है BQ प्लस R। a कितना था अभी 225, तो 225 लिख लीजिए बराबर, b कितना था 135, तो 135 लिख दीजिए, इनटू q कितना था तो 1 आया है, अब प्लस r कितना आया 90 आया है। तो हम ये देखेंगे कि r जो है वो 0 आ गया, जब 0 आ जाएगा तब तो हम भाग देना बंद कर देंगे। ठीक है, अभी 0 नहीं आया, तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए r जो है ग्रेटर है 0 से। अभी तो r 90 है, तो 0 से तो बड़ा हो गया, हमें 0 लाना है, इसलिए हमेशा 0 से ही कंपेयर करना है। ठीक है, ये नहीं लिख देना कि r बराबर 90, वो लिखने की जरूरत है, आपको 0 से कंपेयर करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है कि शेष को 0 लाना है। जब आपका शेष 0 आ जाता है तब ना आप फाइनल करते हैं कि जिससे लास्ट में कटा है वो आपका SCF है। इसलिए हमारा टारगेट है कि हमें शेष पर 0 लाना है, इसलिए हम हमेशा 0 से ही कंपेयर करेंगे। हम यहाँ r बराबर 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें टारगेट 0 है, इसलिए हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो अभी क्या है, r 90 है तो 0 से बड़ा है, तो लिख देंगे r बड़ा है 0 से, ग्रेटर है हो जाएगा, जिसमें हम भाग देते हैं। तो ये जो हम भाजक था, रूल क्या है, भाजक भाज्य हो जाता है। तो अब मान लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 135 तथा b बराबर अब क्या हो जाएगा, अब भाग किससे देना 90 से, तो भी हमारा 90 हो गया। इसीलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करा है, a बराबर BQ प्लस R। तो a कितना इस बार 135 बराबर b 90 Q, इस बार कितना बार एक बार में, प्लस R कितना आया इस बार 45। तो इसीलिए R ग्रेटर है 0, अभी भी R ग्रेटर है 0 से। तो हम फिर से पुनः, अब क्या a बराबर क्या हो जाएगा, अब a हो जाएगा आपका 90 तथा b कितना हो गया 45। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर से a बराबर BQ प्लस R। तो a इस बार कितना है 90 है, इक्वल टू b 45, Q 2 टाइम्स प्लस R इस बार 0। तो इसीलिए R क्या हो गया 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा तो उस समय, जब 0 R हो जाएगा तो उस समय जो आपके पास B होगा वही SCF होगा। इसीलिए SCF इक्वल टू 45, दैट्स द आंसर। तो इसी प्रोसेस से आप ये सवाल भी बना लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैंने जो प्रॉब्लम थी, आपको जड़ जो था वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कहीं भी समस्या है तो बताइए। आप क्वेश्चन बताइए, क्या आप बताइए कोई क्वेश्चन रह गया? जितना मैंने बताया वहां तक कोई क्वेश्चन है आपको तो बोलिए। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको समस्या है तो प्लीज आप कमेंट जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।